तो लास्ट कुछ वीडियोस में हमने गॉसेस लॉ को यूज़ करके कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए बड़ी आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। हमने प्लेनर सिमेट्री का केस देखा था, हमने सिलेंड्रिकल सिमेट्री का केस देखा था, और आज हम तीसरा केस देखने वाले हैं जिसको हम स्फेरिकल सिमेट्री का केस बोलेंगे। ठीक है, वही नहीं, हम लोग गॉसेस लॉ को यूज़ करके एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नतीजा निकालने वाले हैं आज, जो अदरवाइज निकालना बड़ा मुश्किल है। इतना मुश्किल कि न्यूटन को ही 20 साल लगे थे उसको निकालने के लिए। ठीक है, और शायद अगर न्यूटन के टाइम पर गॉसेस लॉ होता तो शायद जो ग्रेविटेशन लॉ है वो 20 साल पहले बन गया होता। ठीक है, तो जो केस हमको दिया गया आज, हमारे पास एक स्फीयर है, उसमें हमने कुछ चार्ज डाला हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जो उसका चार्ज डेंसिटी होगा, और इस केस में चार्ज डेंसिटी क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, राइट। तो जो उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो हर एक पॉइंट पे सेम है। ठीक है, तो सवाल ये है कि भाई कोई अगर मैं पॉइंट उसके स्फीयर के बाहर उठाऊं उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और सिमिलरली अगर कोई मैं पॉइंट स्फीयर के अंदर उठाऊं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। और जनरली ये केस आप इमेजिन कर सकते हो जैसे न्यूक्लियस के अंदर आप देखो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, राइट। इवन दो प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्शन होती है, लेकिन न्यूट्रॉन के कारण न्यूक्लियर फोर्सेस भी होती हैं, राइट। तो मोरलेस जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, राइट। तो इसको आप इमेजिन कर सकते हो न्यूक्लियस एटम का। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे नोट करने वाली वो है कि भाई जो स्फीयर लिया हमने ये कंडक्टर नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट कुछ वीडियो में देखेंगे हम लोग कि जब कंडक्टर पे आप चार्ज डालते हो तो पूरा का पूरा चार्ज वो बाहर की सरफेस पे जाके बैठ जाता है वो। लेकिन इस केस में हम बोल रहे हैं कि भाई जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह पे, सेंटर से लेके यहाँ तक इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सेम है, तो ये कंडक्टर नहीं है इस केस में। ठीक है, तो अभी गॉसेस लॉ को यूज़ करने के लिए अपने को एक ऐसा गॉसियन सरफेस चुनना पड़ेगा जो जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हो वहाँ से गुजरता हो। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात याद में रखने वाली है कि जो गॉसियन सरफेस चुन रहे हैं हम लोग वो समझदारी से चुने, ताकि हमारा काम आसान बनाए वो इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। अगर हम ऐसी गॉसियन सरफेस चुन सकते हैं जिसमें से ई इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा तो उससे हमारा काम आसान हो जाएगा, और वही हम करने की कोशिश करेंगे अभी। ठीक है, तो इस केस में अगर आप देखो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अलॉन्ग द रेडियस है। अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं है, वो अपने को निकालनी है, लेकिन जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है जब तक जो पॉइंट सेंटर से सेम डिस्टेंस पे है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए उसमें। तो ये वाला केस कौन सा है, ये वाला केस होगा स्फेरिकल सिमेट्री का। तो हमने देखा था गॉसेस लॉ में इन केसेस में अगर मैं इस स्फीयर को सेंटर मान के एक और कंसेंट्रिक स्फीयर ड्रा करूं तो वो मेरी गॉसियन सरफेस हो सकती है, वो मेरा काम आसान बना सकती है, और वही हम गॉसियन सरफेस चुनेंगे आज। ठीक है, एक बात ध्यान में रखने वाली, जो मैंने केस लिया है कि हर एक पॉइंट पे जो चार्ज डेंसिटी है वो सेम है, ये एक स्पेशल केस है स्फेरिकल सिमेट्री का। स्फेरिकल सिमेट्री के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट पे जो चार्ज डेंसिटी सेम होनी चाहिए। जब तक जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो उसकी वैल्यू खाली सेंटर से डिस्टेंस पे डिपेंड करे और डायरेक्शन पे डिपेंड ना करे, वो केस होगा स्फेरिकल सिमेट्री का। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हर एक पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी चार्ज डेंसिटी सेंटर से यूनिफॉर्मली बढ़ रही है या घट रही है उस केस में भी स्फेरिकल सिमेट्री होगी। ठीक है, तो भी अगर अपने को किसी डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी तो हम उस r रेडियस का एक कंसेंट्रिक स्फीयर ड्रॉ करेंगे, और ये हमारी होगी गॉसियन सरफेस। तब इस गॉसियन सरफेस के लिए गॉसेस लॉ क्या बोलेगा, इस गॉसियन सरफेस का क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए किसके बराबर होगा, इसके अंदर चार्ज कितना है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, राइट। तो अभी देखते हैं कि भाई इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो गॉसियस लॉ में सबसे मुश्किल काम यही होता है इस इंटीग्रल को सॉल्व करने का, लेकिन जो हमने गॉसियन सरफेस चुनी है उसमें कुछ ऐसी खूबियां हैं जिसके कारण ये इंटीग्रल सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी जो गॉसियन सरफेस, अगर ये गॉसियन सरफेस है तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होने वाली है, क्योंकि जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस सेंटर से सेम है, प्लस चार्ज डेंसिटी हर पॉइंट पे सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम होने वाली है। प्लस हर एक पॉइंट में जो एरिया वेक्टर कैसा होगा, ऐसा होगा, और एरिया वेक्टर और ई की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब थीटा 0 है, तो थीटा की चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। तो मतलब क्या, मतलब ये है जो ई है वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। जैसे हम हमेशा बोलते हैं एक बार इंटीग्रल आपका इंटीग्रल में से ई बाहर आ गया तो आपने लड़ाई जीत ली, राइट। तो भी क्या बच गया आपके पास अभी ये डी का क्लोज इंटीग्रल बच गया, जो निकालना बड़ा आसान है। वो क्या होगा, इस स्फीयर का सरफेस एरिया वो क्या होगा 4πr²। तो जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ई क्या आ जाएगा अपने पास q/4πε/r²। तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर जिसका रेडियस r है उसके सेंटर से कोई डिस्टेंस r पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ये होगी। ठीक है, तो अभी जो हमने एक एक्सप्रेशन निकाली है उसको देख के अगर आप हैरान नहीं हुए हैं तो आपको बहुत हैरान होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो तो जो एक्सप्रेशन हमने निकाली है वो एक
पॉइंट चार्ज की तरह दिख रही है। एक पॉइंट चार्ज Q है कहीं पे और हम डिस्टेंस R पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उसके कारण। अगर आप देखो तो हमारे पास एक ठीक ठाक 3 डायमेंशनल स्फीयर है और स्फीयर में चार्ज हर जगह पे है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं उसकी, तो ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा चार्ज सेंटर में जाके बस गया कहीं पे, जो बड़ी हैरान करने वाली बात है, राइट। तो अगर आप देखो तो ग्रेविटेशन के केस में भी मास जो है ऐसे ही एक्ट करता है। अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, उसके कारण आप किसी एक पॉइंट जो स्फीयर के बाहर लाई करता है उस पर फोर्स निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो मास ऐसे एक्ट करेगा कि पूरा का पूरा मास जो है वो सेंटर में कहीं लाई करता है। और रीज़न ग्रेविटेशन में और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में सिमिलरिटी का वो यही है कि भाई दोनों केस में फोर्सेज जो हैं वो 1/r² वेरी करती हैं, राइट। तो अब अगर आप देखो तो जो ग्रेविटेशन लॉ है वो पॉइंट मासेस के लिए वैलिड है और जो कूलम्स लॉ है वो पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। पॉइंट मास या पॉइंट चार्ज ये आइडियलाइज्ड केसेस हैं, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल जिनकी डायमेंशन कुछ ना हो, जिनका साइज कुछ ना हो, लेकिन रियल लाइफ में तो आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका साइज होता है कुछ, राइट। और दोनों लॉज में डिस्टेंस है। डिस्टेंस कहाँ से लें, आप सेंटर से लें या फिर सरफेस से लें, क्योंकि रियल लाइफ ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा, कुछ डायमेंशन रहेगी कुछ, राइट। अगर आप देखो तो न्यूटन जब ये ग्रेविटेशन लॉ निकाल रहा था तो वो अर्थ और मून के साथ काम कर रहा था, उन दोनों के बीच में फोर्स निकालने की कोशिश कर रहा था, उसके कारण मून में कितनी एक्सेलरेशन होगी वो देखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सवाल ये था कि भाई डिस्टेंस कहाँ से ले, सरफेस टू सरफेस लें या टू सेंटर लें, राइट। और उसको ये चीज़ प्रूव करने में 20 से ज़्यादा साल लगे कि भाई अगर आपके पास यूनिफॉर्म स्फीयर है तो उस केस में मास पूरा का पूरा ऐसे एक्ट करता है कि वो जैसे सेंटर में कहीं छुप के बैठा हो, राइट। ये इतनी ऑब्वियस सी बात नहीं है, राइट। तो यही मेरा मतलब है स्टार्टिंग में, अगर हमारे पास गॉसेस लॉ होता तो हम यूज़ करके ग्रेविटेशन के केस में भी यूज़ करके हम आसानी से ये प्रूव कर सकते थे कि भाई एक यूनिफॉर्म स्फीयर के केस में भी जो मास होगा वो ऐसे एक्ट करेगा जैसे कि वो पूरा का पूरा सेंटर में जाकर कहीं बैठ गया, राइट। तो हमारे पास शायद ग्रेविटेशन लॉ 20 साल पहले आ जाता। तो एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन लोगों में वो ये है कि भाई ग्रेविटेशन पर्पसेस के लिए, फोर्स निकालने के लिए, ग्रेविटेशन फोर्स निकालने के लिए किसी भी तरह का अगर ऑब्जेक्ट है वो ऐसे एक्ट करेगा जैसे मास उसके सेंटर में जाके बैठ गया। ये बिल्कुल सही नहीं है। ये खाली उसी केस के लिए वैलिड है जिस केस में आपके पास एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, बाकी केसेस के लिए वैलिड नहीं है। इनफैक्ट अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म डेंसिटी का क्यूब भी है, उसको भी लेके आओगे तो ग्रेविटेशन पर्पसेस के लिए वो एक्ट ऐसे नहीं करेगा कि पूरा का पूरा मास सेंटर में जाके बैठ गया, ठीक है। तो होपफुली इस एग्जाम्पल से आपको एक और बात का थोड़ा एहसास हुआ होगा या फिर एक बात की अप्रिसिएशन हुई होगी। जो मैंने गॉसेस लॉ में बोला था कि भाई गॉसेस लॉ आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ये आपको सेम चीज़ को देखने का डिफरेंट नज़रिया देता है, डिफरेंट ढंग देता है, डिफरेंट लेंस देता है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ही देख रहे हैं लेकिन हम फ्लक्स के लेंस से देख रहे हैं, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम डिफरेंट लेंस लगा के सेम चीज़ को देखते हैं तो अपने को कुछ और चीज़ें पता लगती हैं या फिर कुछ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को सॉल्व करने में मदद मिलती है। जैसे सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में न्यूटन को 20 से ज़्यादा साल लग गए, तो उसको बड़े कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलस यूज़ करना पड़ा था इसको सॉल्व करने के लिए, जो हमने चुटकियों में यहाँ पे सॉल्व कर दिया। फॉर एग्जांपल आप कान को ऐसे भी पकड़ सकते हो और कान को ऐसे भी पकड़ सकते हो, लेकिन जब ऐसे पकड़ते तो शायद आपको कुछ और चीज़ें कान के बारे में पता लगती हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को लेकर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहली बात तो ये जो हमने रिजल्ट प्रूफ किया है वो एक सॉलिड स्फीयर के लिए निकाला है, राइट। अगर सॉलिड स्फीयर की जगह आपके पास खाली स्फीयर हो, अंदर से खाली हो, चार्ज खाली बाहर सरफेस पे हो, राइट, उसके केस में भी ये रिजल्ट वैलिड रहेगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गॉसेस लॉ को यूज़ करके प्रूफ कीजिए उसको। दूसरा केस हमने यहाँ पे अगेन ये रिजल्ट प्रूफ किया है यूज़ करके कि भाई अंदर जो डेंसिटी है हर पॉइंट पे सेम है। अगर डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी अगर हर पॉइंट पे अंदर सेम ना भी है लेकिन स्फेरिकल सिमेट्री का केस है, उसके केस में भी ये रिजल्ट ट्रू रहेगा। और मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगा आपको कि आप गॉसेस लॉ को यूज़ करके अगेन वो प्रूफ कीजिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि भाई स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। तो आपको एक पॉइंट उठाते हैं जो स्मॉल r दूरी पे है सेंटर से, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये स्मॉल r जो है ये कैपिटल R क्या है, स्फीयर का एक्चुअल रेडियस उससे छोटा है। पीछे वाले केस में जो स्मॉल r था ये इससे बड़ा था, ये पॉइंट बाहर था, ठीक है। तो अब इसके लिए जो गॉसियन सरफेस क्या यूज़ करेंगे हम। गॉसियन सरफेस इस केस में भी एक स्फीयर ही होगा, स्फीयर विद रेडियस r, छोटा r, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो, ठीक है। तो इस केस में गॉसेस लॉ क्या बोलेगा, इस केस में भी गॉसेस लॉ वही बोलेगा कि भाई इस जो स्फीयर लिया आपने, क्लोज सरफेस लिया है, इसका क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA किसके बराबर होगा, इस छोटे स्फीयर के अंदर चार्ज कितना है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। और यही एक फ़र्क है इसके उससे पीछे केस में।
इस केस में अगर आप देखो तो स्फीयर छोटा है, तो गॉसेस लॉ हम इस पे यूज़ कर रहे हैं, इस क्लोज सरफेस पे यूज़ कर रहे हैं। तो इस क्लोज सरफेस के अंदर छोटा स्फीयर है, इसके अंदर चार्ज कितना है वो यूज़ होगा, और यही एक फ़र्क है। तो लेट्स उसको डोनेट करते हैं हम क्यू हैश बाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो जैसे हमने बोला कि पिछले केस और इस केस में खाली एक ही डिफरेंस है। पिछले केस में हमारे पास ये पूरा स्फीयर था और इसके अंदर चार्ज कितना है वो हम यूज़ कर रहे थे गॉसेस लॉ में। इस केस में जो गॉसियन सरफेस है वो छोटी है, छोटा स्फीयर है, तो इस छोटे स्फीयर में कितना चार्ज होगा वो यूज़ होगा गॉसेस लॉ में। और वो निकालना आसान है क्योंकि हर पॉइंट पे इस स्फीयर के अंदर जो चार्ज डेंसिटी है वो सेम है। तो हमारे पास जो स्फीयर है इसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें इतने वॉल्यूम में क्यू चार्ज है, तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा क्यू बाई दिस। तो ये छोटे स्फीयर के वॉल्यूम कितना 4/3 पाई छोटा आर क्यूब, इतने में कितना चार्ज होगा दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, तो वही हमने लिखा है। तो जब सॉल्व करोगे इसको तो क्या आ जाएगा छोटा आर बाई आर टू द पावर क्यूब इंटू क्यू। तो इतना चार्ज है आपके पास इस छोटे स्फीयर में। तो एक बार आपने चार्ज निकाल लिया, तो जैसे हमने गॉसेस लॉ पहले केस में यूज़ किया था वही वैसे यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हर एक पॉइंट पे ई यहाँ भी सेम रहेगा और ई और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री है, दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे हर पॉइंट पे, राइट। तो ई बाहर आ जाएगा और डी ए का क्लोज इंटीग्रल क्या होगा 4 पाई छोटा आर स्क्वायर, क्योंकि वो हमारी क्लोज सरफेस है, उसका सरफेस एरिया होगा, राइट। और अभी क्यू हैश का जो निकाला हमने चार्ज निकाला वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। तो जब ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट जो चार्ज स्फीयर के अंदर है और छोटे आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। अगर आप इसी एक्सप्रेशन को ध्यान से ना देखो तो आपको लगेगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/r क्यूब वैरी कर रही है। जैसे पॉइंट चार्ज के केस में 1/r स्क्वायर वैरी करती है, इस केस में आपको लगेगा कि 1/r क्यूब वैरी कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। तो इस केस में अगर आप देखो आपका क्यू कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है और आपका कैपिटल आर भी कांस्टेंट है। कैपिटल आर क्या है आपका स्फीयर का रेडियस है, वो थोड़ी चेंज हो रहा है, वो तो कांस्टेंट है। इस केस में क्या वेरिएबल है, क्या चेंज कर सकता है, जो पॉइंट आप अंदर चुन रहे हो स्फीयर के अंदर जिस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वो वेरी कर सकता है। वो सेंटर से लेके आप इसके सरफेस तक कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हो। तो जो छोटा आर है वो वेरी करेगा इस इक्वेशन में, राइट। तो इसको लिख सकते हैं हम E इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू छोटा आर, मतलब E इज प्रोपोर्शनल टू छोटा आर। जैसे जैसे वो डिस्टेंस सेंटर से बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, जैसे जैसे ये पॉइंट जो आपका सेंटर से दूर जाना शुरू होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी। और जितना में हमने अब तक पढ़ा है शायद ये पहला केस है जहां पे डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। अब तक मोस्टली डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही थी। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सोचिए कि इस केस में डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बढ़ेगी, ठीक है। तो अभी हमने जो दो एक्सप्रेशन निकाली हैं, स्फीयर के पॉइंट बाहर और स्फीयर के पॉइंट अंदर है, उसको यूज करके हम इजीली ग्राफ पे बता सकते हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी वेरी कर रही होगी, राइट। तो जैसे हमने अभी देखा अगर पॉइंट अंदर है तो जैसे जैसे सेंटर से दूर जाता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आर के प्रोपोर्शनल है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी सरफेस पे, जब ये छोटा आर बड़े आर के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद जब सरफेस के बाहर जाना शुरू करोगे तो ये एज ए पॉइंट चार्ज एक्ट करेगा, और पॉइंट चार्ज के लिए 1/r स्क्वायर वेरी करती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे घटना शुरू हो जाएगी 1/r स्क्वायर, राइट। तो ऐसा होगा, ऐसा कुछ ग्राफ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।